Hello everyone, good morning and welcome to our channel. In this video we shall discuss the daily editorial analysis of The Hindu. चलिए 29 अप्रैल का अखबार उठाते हैं, देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स आपको कवर करने हैं। नाउ सबसे पहले जो एडिटोरियल आपको कवर करना है दैट इज द आउटलाइन ऑफ अनदर पेंडेमिक कॉम्बैट स्ट्रैटेजी। तो इसमें एक नए स्ट्रैटेजी के जरिए दो डॉक्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स, जिन्होंने कुछ रिसर्च वर्क किया जिसके ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल के जरिए जो बातें निकल कर आ रही हैं उसे हम डिस्कस करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि स्मार्ट वर्क करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें सिग्नलिंग सपोर्ट की, तो ये आरबीआई की अनाउंसमेंट से रिलेटेड है। दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग इसको हमने बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में जो है कवर किया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप प्लीज उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। नाउ नो एंड इनसाइट टॉक्स अबाउट किस तरीके से लॉकडाउन को खोलने की जरूरत है एंड कैसे करना चाहिए। अगेन नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। देखिए, जो न्यूज है, न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। उस न्यूज का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी एनालिसिस उसी न्यूज का इंपॉर्टेंट होता है जो करंट इश्यूज आपके एग्जाम के सिलेबस में से निकल कर आते हैं, जो सिलेबस से लिंक्ड हो सकते हैं किसी भी सेंस में, या आप उसको एसेज में यूज कर सकते हैं या आंसर्स में यूज कर सकते हैं। Unless and until that can happen, you should not read those news. Now, vividly imagining the life of migrant workers, it is talking about the plight of migrant workers, कि वो किस तरीके से 10 से 12 घंटे काम करने की कोशिश करते हैं, क्या उनकी जिंदगी रहती है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आप सेंसिटाइज होना चाहते हैं विद दिस इशू। लेकिन इसके ऊपर हमने बहुत सारी डिटेल में, डेप्थ में बातें की है। माइग्रेंट वर्कर्स का जो क्राइसिस है उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, एज ऑफ नाउ इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू क्रैक दिस एग्जाम। आप जब तक अपने एग्जाम को क्रैक नहीं करेंगे, आप इनकी मदद सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। अभी तक जो भी आप करेंगे वो बॉटम अप्रोच के साथ इसी हॉरिजॉन्टल मैनर में कर पाएंगे, लेकिन अगर आप वर्टिकल मैनर में पूरे सिस्टम को यूज करते हुए बेहतरीन तरीके से इनकी मदद करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। आपको ये क्रैक करना है, उसी के लिए हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ the outline of another pandemic combat strategy this will be covering। उसके बाद ये एक एडिटोरियल है, this is very important editorial, privacy concerns during a pandemic। now because ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं इस वीडियो के अंदर नहीं कवर कर रहा हूं, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी। रीजन बीइंग कि इसमें जो चीजें बातें कही गई हैं इस एडिटोरियल के अंदर, मुझे उससे ज्यादा चीजें आपको बतानी है। ये मेरा फर्ज बनता है कि एक होलिस्टिक मैनर में इस टॉपिक के ऊपर, जो कि राइट, मैं यहां लिख रहा हूं, राइट टू प्रिवेसी है, तो राइट टू प्रिवेसी के ऊपर जो है हम बहुत जल्दी एक बहुत उम्दा तरीके से इन डेप्थ कवरेज के साथ वीडियो लेके आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी जरूर पसंद कीजिएगा, उसको एक बार जरूर देखिएगा। आज या कल मैं उस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। राइट नाउ वर्किंग ऑन इट। अ टास्क फॉर साउथ एशिया, अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड सारी बातें हमने कर ली हैं। इसमें सिर्फ इतनी बात कही है कि जो सार्क नेशंस हैं, दे शुड जॉइन हैंड्स, दे शुड क्रिएट अ पूल ऑफ रिसोर्सेज, एंड दैट इज इट। नाउ ये इसके बाद आता है अनलॉकिंग जस्टिस इन द लॉकडाउन। नाउ ये भी दिस इज समवट सिमिलर टू दिस एडिटोरियल, लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा जनरलाइज है। इसे हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें से इंपॉर्टेंट निकल सकती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल दैट वी हैव टू कवर। पहला एडिटोरियल जो हमने कवर करना है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नाउ the outline of another pandemic combat strategy, the a way out is to lift restrictions in a graded way। लेकिन उसके साथ आपको रिवर्स क्वारंटीन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा फॉर द एल्डरलीज एंड दोज विद कोमॉर्बिडिटीज। ये इसकी चर्चा करते हैं, देखते हैं ये एल्डरलीज के बारे में जो ये रिवर्स क्वारंटीन बोला गया है और ये जो कोमॉर्बिडिटीज की बात की गई है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। चलिए, The number of cases reported so far, they are continuing to rise even during the lockdown। हम सब देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं वहां पे कुछ केसेस थे जो 30 के करीब थे, एंड एकदम से स्पाइक होके आज 56 57 ऑड केसेस हो चुके हैं। एंड ये एक छोटा सा शहर है, छोटा सा एरिया है, जिसमें आप कहें तो 20 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। सिर्फ 20 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया के अंदर ऐसे हॉटस्पॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। इंडिया इज फेसिंग द ग्रेट चैलेंज ऑफ कंटेनिंग इट्स स्प्रेड जस्ट बिफोर डेज बिफोर May the 3rd। ये जो May the 3rd को डेडलाइन क्या लिफ्ट होगी, क्या लॉकडाउन लॉकआउट को बंद कर दिया जाएगा या फिर वापस एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लॉकडाउन मेजर्स को क्या लिफ्ट कर लिया जाएगा, ये क्या वापस आगे से एक्सटेंड कर दिया जाएगा।
नाउ इट सीम्स कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अगर हम चलें तो डब्ल्यूएचओ हैड पॉइंटेड आउट कि अगर आप ऐसे अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स ऑफ शटडाउन लेते भी हैं, दे कैन ओनली बाय अस टाइम एंड रिड्यूस द प्रेशर ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। इससे एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते आप एपिडेमिक्स को। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, ये सोचना लाजमी है, ये समझना लाजमी है कि हम जो सोच रहे हैं कि भैया हम शायद इसी लॉकडाउन मेजर से ही कोरोना वायरस को हरा देंगे, कोविड 19 को हरा देंगे, दैट इज नॉट ट्रू। कॉन्ट्रेरी टू डब्ल्यूएचओ एडवाइस, अब डब्ल्यूएचओ ने जो सलाह दी थी वो ये दी थी कि ये पहले तो आप शट डाउन करो, उसके साथ साथ यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट मोर प्रिसाइज एंड टारगेटेड मेजर्स, जिसकी भारत के अंदर अभी पर्टिकुलरली अगर हम बोलें तो कमी चल रही है। What we need to do is we need to chase and contain the virus, and there have been no concerted efforts to aggressively test and isolate positive cases even in hotspots and containment areas. तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो इस वायरस को हराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। Now, without doubt, there has been an increase in number of cases during the lockdown. अगर लॉकडाउन लिफ्ट भी कर दिया जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली देयर विल बी एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस, पर्टिकुलरली एज नो एफर्ट हैज बीन मेड टू हंट डाउन द वायरस। इस समय के दौरान अगर आपने वायरस को हंट डाउन करने का कोई तरीका अपनाया होता तो शायद उससे फायदा हो जाता, बट a careful graded approach to lift the restrictions can still help prevent a huge spike in number of cases and create a concomitant strain on healthcare system. अब ये कैसे है उसी चीज को इस एडिटोरियल में हम डिस्कस भी करेंगे। एनी स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड फॉर लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शंस शुड बियर इन माइंड दैट द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन इन्फेक्टेड इज मेनी टाइम्स मोर देन द लैब कंफर्म्ड केसेस। नाउ ऐसा कहा गया है दैट इंडिया में अकॉर्डिंग टू द स्टडीज करीब करीब 2.5 लाख लोग इन्फेक्टेड होंगे, करीब करीब 2.5 लाख लोग। नाउ दिस इज पर्टेनिंग टू वन स्टडी जो कि डॉक्टर्स ने जिन्होंने जिनके आर्टिकल के ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है, तो उस जर्नल में जो आर्टिकल आया उनका और उनके जो रिसर्च वर्क है उसके हिसाब से करीब करीब 2.5 लाख लोग भारत में इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नाउ दैट इज टू से कि हर पॉजिटिव केस या हर एक टेस्टेड इंडिविजुअल के ऊपर, एवरी टेस्टेड इंडिविजुअल, उसके ऊपर भारत के अंदर हम 60 लोगों को जो है लेट गो कर रहे हैं। बेसिकली वी आर नॉट कंसिडरिंग देम, वी आर नॉट काउंटिंग देम। तो हम, हमारा जो एरर है फॉर एवरी टेस्टेड पर्सन इट इज 60:1। हम 60 लोगों का एरर कर रहे हैं हर एक टेस्टेड इंडिविजुअल के ऊपर। दिस इज समथिंग दैट दिस एडिटोरियल हैज बीन सेइंग, एंड उसी में से निकल कर आती है ये बात कि करीब करीब 2.5 लाख लोग भारत में इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नाउ व्हाइल एक्सटेंडिंग द लॉकडाउन इन द हॉटस्पॉट एरियाज, इट अपीयर्स नॉट ओनली प्रूडेंट एंड एसेंशियल एज वेल। अब ऐसा पता चलता है कि भैया हमें लॉकडाउन को तो इट अपीयर्स कि हमें एक्सटेंड करना ही होगा। इनफैक्ट देयर आर रूमर्स कि लॉकडाउन जो है 3 मई से एक्सटेंड होके 18 मई तक बढ़ा दिया जाएगा। देयर आर रूमर्स, देयर शुड, अभी मैं रूमर्स बोल रहा हूं, रिजल्ट जो है 3 मई को आएगा भैया। देयर शुड बी मोर फोकस ड्यूरिंग द रिमेनिंग डेज ऑफ द लॉकडाउन ऑन द साइलेंट एरियाज। जो साइलेंट एरियाज हैं उनको भी इंक्लूड करो, उसके ऊपर भी फोकस लेके आओ, दैट हैव नॉट रिपोर्टेड एनी केसेस और जस्ट अ फ्यू केसेस। उसके लिए आपको क्या करना होगा? यू नीड टू इंक्रीज सर्विलेंस ऑफ दोज एग्जिबिटिंग सारी severe acute respiratory infection. Severe acute respiratory infection basically SARS वायरस से रिलेटेड है, SARS वायरस। नाउ इफ यू नो, तो आपको पता होगा कोविड 19 जो है वो एक SARS वायरस की ही स्ट्रेन है। एंड इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिनको फ्लू लाइक इलनेस हो रही है तो उनको भी आपको इंक्रीज सर्वेलेंस में रखना होगा। एंड एनी सस्पेक्टेड कोविड 19 केसेस इन दी साइलेंट एरियाज विल हेल्प अस डिटरमिन if restrictions should be eased or continued after 3rd of May। अभी जो समय है हमारे पास 4 दिन का समय, इन 4 दिनों के समय में अगर आप इंक्रीज सर्विलेंस करते हैं तो आपको ये डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं तो सिक्किम का एक एग्जांपल बहुत ही उम्दा एग्जांपल है। इनफैक्ट नॉट जस्ट सिक्किम, इसी के साथ साथ मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर या तो उन्होंने सिर्फ ओनली अ फ्यू केसेस और नो केसेस, दे हैव नॉट रिपोर्टेड अ वेरी सिंगल केस एज वेल। तो एक सिंगल केस भी जो है रिपोर्ट नहीं हुआ है, इस वजह से सिक्किम का एग्जांपल लिया जाता है। दी स्टेट्स वुड नॉट नीड अ कंटिन्यूड लॉकडाउन, तो यहां पे आप लॉकडाउन खोल सकते हैं वंस द ट्रू इन्फेक्शन प्रिवेलेंस इज असर्टेन।
तो आपको एक बार पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन कहां से आ रही है, अगर इन स्टेट्स में अंदर आ रही है तो आप स्टेट्स की बॉर्डर्स को सील कर सकते हैं, लेकिन स्टेट्स के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को थोड़ा सा शुरू कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। एंड लिमिटेड अप्रोच के साथ विद प्रॉपर टेस्टिंग आप इन एंड आउट द स्टेट उसमें आप अलाउंस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द डिसीजन ऑन वेदर टू कंटिन्यू द रिस्ट्रिक्शंस और नॉट, रिस्ट्रिक्शंस को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, आपको इसे लोकल लेवल पे जो है डिसीजन को लेना होगा। अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू द डिसीजन विल मेक इट विल बी ह्यूजली काउंटर प्रोडक्टिव, इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। नाउ अब सवाल ये उठता है कि हमारे एग्जाम के अंदर एक एस्पिरेंट की नजर से ये सारी बातें इंपॉर्टेंट कहां है? देखिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जहां पे जीएस 2 के अंदर पॉलिसी इनिशिएटिव्स की बात की गई है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स की बात की गई है। एंड जीएस 3 के अंदर आपसे बोला गया है कि भैया आपको डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और क्राइसिस मैनेजमेंट फॉर दैट मैटर, वहां पे आपके लिए ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्टेप्स टू बी टेकन एंड सजेशंस, इस तरीके के मेजर्स, तो आपको एक नया एंगल जो है वो देखने के लिए ये फायदा हो सकता है इस एडिटोरियल को अगर आप कवर करते हैं एंड पर्टिकुलरली हमारा ये एनालिसिस वीडियो देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेग्रीगेट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज। अभी आज के इस वीडियो एनालिसिस में मैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल का एक और एंगल कवर करने वाला हूं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। एंड एनकरेज मोर पीपल टू वर्क फ्रॉम होम, so I like to write this as hash WFH, work from home. Now till such time as an effective vaccine or antiviral drug is available. तो जब तक ये नहीं होता है तो आपको पहली चीज तो ये कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी एसेंशियल है कौन सी नॉन एसेंशियल है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल मास्क वेयरिंग करना पड़ेगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ऑब्जर्विंग हैंड हाइजीन, ये सारी चीजों को यूज करके ही आप जो है कर्टेल कर सकते हैं इस वायरस के स्प्रेड को। बट दीज विल नॉट बी प्रैक्टिकल इन स्लम्स। अब स्लम्स के एरियाज में और कह लीजिए अदर क्राउडेड नेबरहुड्स में ये चीजें तो कारगर हो नहीं सकती हैं। दिस ब्रिंग्स टू द फोर अ मोर नेचुरल वे टू स्लो डाउन एंड ब्रिंग द एपिडेमिक टू एन एंड थ्रू, अब ये बोरिस जॉनसन ने ये बात बोली थी हर्ड कम्युनिटी की, सॉरी हर्ड इम्यूनिटी की। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है इसको समझ लेते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो है इट विल हैपन नेचुरली ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। किसी भी एपिडेमिक की अगर आप बात करें तो हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे खुद से जो है सामने आनी शुरू हो जाती है। क्या होती है ये हर्ड इम्यूनिटी? इट अराइजेस व्हेन अ साइजेबल पॉपुलेशन गेट्स नेचुरली इन्फेक्टेड। आप एक 40% अगर मैं बोलूं तो 40% ऑफ द पॉपुलेशन, 40% of the population, if it gets infected naturally over a period of time, so that the virus does not easily find a susceptible host to infect, thus bringing the epidemic to a halt. अगर वायरस को ताजा ताजा शरीर मिलते रहेंगे, बोटियां मिलती रहेंगी खाने को, तो ऐसे में वायरस जो है पनपता रहेगा, फैलता रहेगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे करके अगर आप हर्ड इम्यूनिटी की बात करें, if 40 even 40% of the population if it gets infected naturally धीरे धीरे करके, तो हर्ड इम्यूनिटी ये सजेशन देती है कि भैया आपको जो है ये जो वायरस है इसको नए होस्ट्स नहीं मिलने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाई ये धीरे धीरे खुद से ही मर जाएगा। सो दैट इज समथिंग दैट दिस हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट सेज। नाउ ये चीज जो है ऑलरेडी यूके के अंदर बोरिस जॉनसन ने प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, यूके के अंदर इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ दिस शुड बी डन। अब डॉक्टर्स ने जो सलाह दी है उसमें ये एक एडिशन है, दिस इज वैल्यू एडिशन। इस चीज को आपने अलग से नोट कर लेना। हर्ड इम्यूनिटी आपको बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन इसी एडिटोरियल के अंदर ही आपको ये बात बोली गई है कि आपको एल्डरली के और जिनके यहाँ कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको टॉप प्रायोरिटीज में रख के, उनके इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटीज में रख के ही आगे चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोन पॉपुलेशन कौन सी है? वो है एल्डरली। और उसी के साथ कौन सी पॉपुलेशन जो है वो मोस्ट प्रोन है? जिनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल किन्हीं को हार्ट के डिजीजेज हैं, किसी को लंग्स के डिजीजेज हैं, किसी प्रकार के ऐसे डिजीजेस जो अगर ऐसे डिजीज या ऐसी एलिमेंट्स जो अगर कोविड-19 के सिम्टम्स के साथ ऐड हो जाएं तो वो डेथ कॉज कर सकते हैं। दैट इज कोमॉर्बिडिटीज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एल्डरली की बात करें तो उनका इम्यून सिस्टम इज ऑलरेडी वेरी वीक, इट इज ऑलरेडी वेरी वीक। तो इसी वजह से कोविड-19 जब उनके ऊपर असर करता है तो देयर आर हायर चांसेस ऑफ डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। नाउ ऐसे में अगर आप इन दो कैटेगरीज को कवर करके चलते हैं, हु मे एक्सपीरियंस सीरियस सिम्टम्स एंड इवन डेथ,
दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय सेल्फ आइसोलेशन। तो इन्हें सेल्फ आइसोलेशन में आप रख दीजिए। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, एंड इसी को बोला जाता है रिवर्स क्वारंटीन, जहां पे आप यंग इंडिविजुअल्स को, जो मोस्टली दे एग्जिबिट ओनली माइल्ड सिम्टम्स, कैन गो आउट बाय फॉलोइंग कंटेनमेंट मेजर्स। उनको खुला छोड़ दीजिए कि आप कंटेनमेंट मेजर्स को फॉलो करते हुए, हैंड हाइजीन को फॉलो करते हुए, आप सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, मास्क पहनते हुए, ये सारी चीजें करते हुए आप बाहर निकलिए, आप सारे डे टू डे एक्टिविटीज को कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बात करें तो एल्डरली पीपल एंड पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज, उनको आप सेल्फ आइसोलेशन में डाल दीजिए। तो ऐसे में दिस इज नोन एज रिवर्स क्वारंटीन। तो आप यंग को बाहर कर दीजिए और ओल्डर जनरेशन को, या कह लीजिए पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज को, अंदर बंद कर दीजिए। सो दैट कैन हैपन एंड इट कैन हेल्प इंक्रीज व्हाट, हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दिस प्रोसेस कैन बी यूज। तो दिस इज अ रिवाइज्ड वर्जन, या कह लीजिए एक रिवैम्प्ड वर्जन है ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, या इसको आप हर्ड इम्यूनिटी 2.0 भी कह सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज इन योर एसेज। जब भी आप अपने एसेज लिखें या अपने आंसर्स लिखें, तो आप उसमें ये चीज यूज कर सकते हैं एज अ मेजर ऑफ सजेशन। नाउ, इसी का एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। इसी का एग्जाम्पल H1N1 में 2009 में देखा गया था, जो स्वाइन फ्लू पैंडेमिक था। इट डाइड आउट इन 2 years, 2 साल के अंदर ये कंप्लीटली खत्म हो गया था, जहां पे 40% ऑफ द पॉपुलेशन वेयर द वायरस वाज स्प्रेडिंग हैड बीन नेचुरली इन्फेक्टेड। जब धीरे धीरे करके 40% पॉपुलेशन के ऊपर इन्फेक्शन फैल गई, तो उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी ने टेक ओवर कर लिया, एंड धीरे धीरे करके ये वायरस 2 साल के अंदर खत्म हो गया। The same was true for all previous influenza pandemics as well. तो 1918 का स्पेनिश फ्लू हो, चाहे चाहे 1957 का एशियन फ्लू हो, चाहे 1968 का हांगकांग इन्फ्लुएंजा हो, इन सभी केसेस के अंदर हर्ड इम्यूनिटी ने इसी तरीके से जो है सारे पेंडेमिक्स को एंड करने में मदद की थी। नाउ, इसमें एक चीज WHO ने सलाह दी है, चेतावनी दी है, रादर सलाह नहीं दी है, that there is currently no evidence that people who have recovered from COVID-19 and have antibodies are protected from a second infection. तो second infection हो सकती है, मतलब दोबारा infection हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो चीज जो है अभी कहीं पे भी उसके बारे में एविडेंस नहीं है। देयर आर चांसेस, देयर कैन बी केसेस जहां पे सेकेंड इन्फेक्शन हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप लॉकडाउन मेजर्स को खोलते भी हैं, अगर आप लॉकडाउन को इवन एक्सटेंड भी करते हैं, तो भी आप केसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि जिनको आपने वापस से लॉकडाउन में डाला है, तो वो फिर से सोसाइटी में जो है इन्फेक्शन ले सकते हैं एंड वापस से स्प्रेड कर सकते हैं, बिकॉज दीज इंडिविजुअल्स हु हैव बीन क्योर्ड इंडिविजुअल्स आर कमिंग आउट विद ग्रेटर कॉन्फिडेंस। वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से बाहर आएंगे, सॉरी, कॉन्फिडेंस से बाहर आएंगे, एंड जब कॉन्फिडेंस से बाहर आएंगे, तो देयर आर चांसेस दैट दे कैन स्प्रेड वायरस अगेन। सो ऐसे में हमें ये समझना होगा, WHO की जो ये चेतावनी है उसको ध्यान में रखते हुए, एंड दिस एडिटोरियल जो भी ये चर्चा कर रहा है कि रिवर्स क्वारंटीन करना चाहिए, उसके साथ साथ हर्ड इम्यूनिटी को आप फोकस करके चल सकते हैं, एंड उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज सेग्रीगेट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज, यहाँ पे हमने चर्चा की ये, राइट। एंड उसके बाद अगर आपको और चीज चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, वी नीड टू use this opportunity to carry out more precise and targeted measures. So these are the 3 major things that this editorial is talking about. इसके आपने नोट्स बना लेने हैं, नोट्स बना के रखेंगे तो सुखी रहेंगे, तो नोट्स बनाने बहुत जरूरी रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Let's talk about the next editorial, that is unlocking justice in the lockdown. तो लॉकडाउन के दौरान जस्टिस को तो अनलॉक कर दीजिए, उसको क्यों बंद करके बिठाया हुआ है? Without legal practitioners being classified as essential, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी रियलाइज्ड। तो ऐसे में सवाल एक उठता है, वो ये उठता है दैट क्या, एक चीज बताइए कि जस्ट बिकॉज लॉकडाउन है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉकडाउन के अंदर है क्या? या उसको भी आपने इंप्लीमेंट करना, उसको भी कह लीजिए उसके प्रिंसिपल्स को ले डाउन करना, उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, क्या आपने बंद कर दिया है? सो दैट इज समथिंग, दैट इज वन क्वेश्चन that is being asked in this editorial, and उसके लिए सलाह भी दी गई है और कुछ इश्यूज भी उठाए गए हैं। The lockdown has suspended work, movement, businesses, ये सारी चीजें, लेकिन constitution itself however cannot be suspended, उसे आप सस्पेंड नहीं कर सकते। Any measures enforced under statutory frameworks must be conforming with the constitution itself. अगर वो नहीं हो रहा है, तो constitutional framework के तहत आपको कहीं ना कहीं तो जस्टिस देनी पड़ेगी। Practically near complete shutdown of India
has also shut down the Indian justice system as well. Along with such operations of constitution lies in limbo. तो हमारा जो संविधान है वो सुस्ता रहा है, सो रहा है, जैसे हम लोग सो रहे हैं वैसे ही वो भी सो रहा है. Several situations today, for instance, enforcement of constitutional right of life, health, food, ये सारे के सारे constitutional rights, they require urgent resolution warrant and they warrant the intervention of judiciary. जुडिशरी की इंटरवेंशन की सख्त से सख्त जरूरत है. और अगर जुडिशरी को इंटरवीन करना है, वी नीड अनफेटर्ड एक्सेस टू लॉयर्स एंड कोर्ट्स. तो हमारे जैसे वकीलों की अनफेटर्ड एक्सेस की जरूरत रहेगी. द नॉन इंक्लूजन ऑफ बोथ in state list is the non inclusion of both in the state's list of permitted activities. जो states list of permitted activities अभी निकाल रहे हैं उसमें उन दोनों की inclusion नहीं है. That has effectively denied access to justice to a lot of people. Judiciary too अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ executive का, government का ही कह लीजिए गलती नहीं है. इट इज ऑल्सो जुडिशरी टू हैज रिट्रीटेड इनटू द बैकग्राउंड. जहां पे हायर कोर्ट्स की अगर हम बात करें, हाई कोर्ट्स की बात करें तो दे आर हियरिंग ओनली अर्जेंट मैटर्स. और लोअर कोर्ट्स की बात करें तो जहां रिमांड केसेस इन्वॉल्व हैं तो वो सिर्फ रिमांड केसेस को ही सुनवाई कर रहे हैं उसकी. इन डूइंग सो दे हैव डिसाइडेड or rather they have ceded important constitutional and legal space to the executive. तो जुडिशरी भी जहां पे बैक ट्रैक होती है वहां पे ये जो स्पेस क्रिएट होती है ये कौन पिकअप करता है? ये पिकअप करता है एग्जीक्यूटिव. चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं और क्या क्या चीजें हैं. तो एक बेसिकली एक चीज बोली जा रही है कि जो इनफैक्ट इसके ऊपर हमने एक एडिटोरियल एनालिसिस भी किया था ई कोर्ट्स. तो जहां पे आप ये कह रहे हैं कि वीडियो बेस्ड ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स जो है दे कैन पोज एज एन अल्टरनेटिव, लेकिन उसमें आप एक बहुत बड़ी अजम्पशन ले रहे हैं. वो अजम्पशन क्या है? वो अजम्पशन ये है कि पहली चीज तो ये कि सबके पास प्रॉपरली फंक्शनिंग इक्विपमेंट है. बहुत बढ़िया लैपटॉप है, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लैपटॉप में प्रॉपर यूसेज कर सकें, अच्छा इक्विपमेंट डाल सकें ताकि आप लोगों तक अनफेटेड एक्सेस रहे इन सारी इंफॉर्मेशन का, एनालिसिस का. उसके साथ साथ फास्ट इंटरनेट. अब बहुत सारे बच्चों को ये तकलीफ आती है कि सर आप जो वीडियोस अपलोड करते हैं वो एचडी में होती हैं तो 360p में चलती हैं तो हमें कुछ क्लियरली दिखता नहीं. सम ऑफ माय कोर्सेज व्हिच आर बीइंग रन, तो उसमें ये इश्यूज आ जाते हैं. तो मैं उसमें क्या करता हूं, मैं उनको सलाहें देता हूं कि भैया आप इसमें ऐसा कीजिए कि आप पहले तो इंटरनेट कनेक्शन को चेक कीजिए, उसके बाद आप कैश मेमोरी को डिलीट कीजिए. सो कैश मेमोरी कैन बी डिलीटेड. तो ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, इसके लिए आपको और मुझे इंटरनेट की और इक्विपमेंट की समझ होनी बहुत जरूरी है. और कहां लाजमी है, कहां लिखा हुआ है कि जितने भी कोर्ट में काम करने वाले लोग हैं वो इंटरनेट इनेबल्ड होंगे और सारे के सारे जो फंक्शनरीज हैं वो टेक सेवी होंगे, उनको इन चीजों की समझ होगी. तो इसी वजह से ये assumptions जो हैं ये बहुत खतरनाक है. एंड दैट इज व्हाई ई कोर्ट्स कैन बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर द टाइम बिंग. ये टेम्परेरी हो सकता है, टेम्परेरी, लेकिन ये परमानेंसी नहीं ला सकता है. दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ आर्टिकल 22 की अगर हम बात करें, इट गारंटीज एवरी इंडिविजुअल द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर. एक वकील के द्वारा उसको डिफेंस मिल सके और वो उसे कंसल्ट कर सके, ये उसका मौलिक अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है, ऑफ देयर ओन चॉइस. ऐसा भी नहीं कि सरकार अपनी तरफ से दे. अपॉन बीइंग अरेस्टेड और डिटेन्ड और बीइंग इन कस्टडी बाय द स्टेट, अगर स्टेट उसके राइट टू लाइफ को इन्फ्रिंज करता है या उनकी राइट टू फ्रीडम को इन्फ्रिंज करता है. देखिए कभी भी अरेस्ट होता है तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है यही इन्फ्रिंज हो जाते हैं. तो इसके तहत अगर किसी के भी ये राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो आर्टिकल 22 में ही संविधान के अंदर ये बात कही गई है कि आपको हक है, मौलिक अधिकार है आपका कि आप लीगल एड ले सके. एंड इनफैक्ट स्टेट के ऊपर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बात डाली गई है कि अगर कोई इंडिविजुअल आर्टिकल 22 के तहत लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट खुद से नहीं कर सकता है तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लीगल एड प्रोवाइड करे. तो लीगल एड प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है. नाउ इनफैक्ट इसके ऊपर सीआरपीसी में भी प्रावधान है, सीआरपीसी में भी प्रावधान है, कुछ प्रावधान सीपीसी के अंदर भी है. नाउ व्हाइल अरेस्ट्स बाय पुलिस आर रैम्पेंट, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, काफी लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि उनके गाड़ी और मोटरसाइकिल्स वगैरह जब्त किए जा रहे हैं क्योंकि वो लॉकडाउन मेजर से बाहर आ रहे हैं. लीगल प्रोटेक्शन हैज ऑलमोस्ट वैनिश्ड टू देम. तो विदाउट लीगल प्रैक्टिशनर्स बीइंग क्लासिफाइड एज एसेंशियल, वन वंडर्स इफ फंडामेंटल राइट्स कैन सब्सटैंटिवली बी एनफोर्स्ड. अगर आप फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना चाहते हैं तो उसे एनफोर्स कौन करता है? उसे एनफोर्स करता है भारत का संविधान. और उसको मदद कौन करता है? संविधान ऐसे खुद जिंदा होके
जिंदा है बट ऐसे इंसान बन के तो नहीं आता है कि ये इसका मौलिक अधिकार है। वो आता है, इंसान बनकर आता है। किसकी शेप में आता है, किसकी फॉर्म में आता है? वो आता है जजेस की फॉर्म में, वो आता है लॉयर्स की फॉर्म में। तो जब तक ये लोग नहीं है, ये लोग एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से एनफोर्स किया जाएगा, इस पे सवालिया निशान रहता है। मोर ओवर इन द एनफोर्समेंट ऑफ लॉकडाउन, रिपोर्ट्स ऑफ समरी पनिशमेंट्स, बहुत सारी समरी पनिशमेंट्स के एग्जांपल आ रहे हैं जहां पे पुलिस विदाउट एनी सैंक्शन ऑफ लॉ आर पोरिंग इन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। फॉर एग्जांपल देयर आर वीडियोस जहां पे पुलिस जो है वो पुशअप्स और स्क्वाट्स करने के लिए मजबूर कर रही है, वैंडलाइजिंग वेजिटेबल कार्ट्स एंड हरासिंग द माइग्रेंट वर्क लेबरर्स, होमलेस को हरास किया जा रहा है। देयर आर एविडेंसेस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। तो ये सारी की सारी चीजें दे आर नॉट इन टैंडम विद द लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। तो इसमें पनिशमेंट देने का अधिकार पुलिस को नहीं है, पनिशमेंट देने का अधिकार किसको है? जजेस को है। द ईज विद विच वी हैव गिवन अप ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ इज डेप्लोरेबल। तो हमें वापस से रूल ऑफ लॉ को याद करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इन चीजों की आदतें हमें और पुलिस को पड़ गई तो हम एक वेलफेयर स्टेट से, यहां नहीं लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूं, एक वेलफेयर स्टेट से बहुत जल्दी एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं होने देना है, इस चीज का भी खास ख्याल रखना है। नाउ नो डाउट पीपल आर गोइंग आउट अगेंस्ट द लॉ, कानून के हिसाब से वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ऐसा भी बहुत जगह पे देखा जा रहा है, वेस्ट बंगाल से ऐसे केसेस आ रहे हैं एंड महाराष्ट्र से भी कई जगहों से ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पे पुलिस भी गलत तरीके से एट्रोसिटीज कर रही है। देयर वाज अ गाय जो कि बीएसएफ का जवान था, उसको घर के बाहर सिर्फ खड़ा होने की वजह से उसको बहुत बुरे तरीके से मारा गया था। देयर इज अ केस इन मध्य प्रदेश एज वेल, देयर इज अ केस इन यूपी, देयर इज अ केस एंड इसके विपरीत देयर आर केसेस अगेंस्ट पुलिस एज वेल। तो पुलिस के खिलाफ भी एट्रोसिटीज हो रही हैं एंड ये चीजें जो है दे आर इन अनएक्सेप्टेबल। तो इस चीज को हमने समझना होगा कि जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये कभी भी बैक स्टेज नहीं ले सकता। अगर ये बैक स्टेज ले जाएगा तो ये भारत के संविधान की नींव है। तो भारत के अंदर आप ये कह ही नहीं सकते कि हम डेमोक्रेसी हैं। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि मेरी एक पॉलिटी पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटीज, पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटीज एक सीरीज चल रही है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत जल्दी मैं उसमें एक नई वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नाउ विद जस्टिस बीइंग इनएक्सेसिबल द पॉपुलेस हैज बिकम पावरलेस। तो हमारी शक्तियां जो है वो खत्म हो चुकी है, बोथ इन पब्लिक स्फीयर एंड प्राइवेट स्फीयर्स। इनफैक्ट अगर हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर हम बात करें तो उन्होंने रिपोर्ट किया है अभी रिसेंटली एंड उसके ऊपर भी हमने एक एडिटोरियल एनालिसिस किया था that there has been an increase in number of cases for domestic violence and despite the abusers and victims being locked down for 40 days, 40 दिन से ऊपर हो गए। ये दुखद हमारे को ऐसे दुख दर्द जो है, दिल के दर्द जो है ताजा कर रहे हैं। 40 दिन हो गए घर से बाहर निकले। द इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स हैज बीन टेकन अवे एंड उसको जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक सिविल रेमेडी दे दी है जहां पे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर्स आर नथिंग बट सिविल रेमेडी। इसमें जो है अब्यूजर के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए दैट शुड बी अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत आप सिर्फ और सिर्फ जब सिविल रेमेडी लगाते हैं तो ये जो सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, सिलेक्टिव एप्लीकेशन सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये बहुत खतरनाक हो जाती है। आई नो थोड़ा सा रैंडम सा चल रहा है, मेरा थोड़ा सा डिजिटल पेन हिला हुआ है इसको थोड़ा शॉक लगा हुआ। नाउ इस चीज को हमें समझते हुए थोड़ा सा एक चीज करनी चाहिए एंड दैट शुड बी, हमें यूनिवर्सल एंड इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स उठाने चाहिए। तो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल दैट विल बी डिस्कसिंग इज यूके। तो यूके वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू दिस, जिसमें उन्होंने पहले तो नोटिफाई किया कि जो ये लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं दे आर की वर्कर्स, और उसके बाद नोटिफाई किया दैट हाउ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोर्ट्स शैल फंक्शन। इतनी डिटेल में, इतनी डेप्थ में उन्होंने इस पूरे इशू को जो है सिक्योर किया। फॉर एग्जाम्पल अब एक वकील साहब हैं जो सिविल केसेस को, सिविल मैटर्स को हियर कर जो है उसमें अपनी सर्विसेज देंगे एंड सिमिलरली सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। देन देयर आर कोर्ट्स इन हायरार्की, कोर्ट्स की अपनी हायरार्की है। उस हायरार्की के अंदर किस तरीके से सारे के सारे केसेस को टैकल किया जाएगा वो यूके ने पहले ही बाय नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एंड सिमिलरली देयर इज एन एग्जांपल ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है,
It categorizes workers supporting the operations of judicial system as essential. तो judicial system को जो मददगार कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, ऐसे वर्कर्स दे आर एसेंशियल, ऐसा पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया। तो इंडिया के अंदर जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव शुड हैव इंस्टीट्यूटेड मींस टू सर्व द कॉज ऑफ जस्टिस। इसमें क्या क्या किया जाना चाहिए था, व्हाट शुड हैव बीन डन और व्हाट शुड बी डू। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स तैयार करना चाहिए था दैट कुड हैव आउटलाइंड द मिनिमम जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स। कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो सकती है? फॉर एग्जांपल अगर कोविड 19 में 22 मार्च से पहले तक की बात करें तो 20 मार्च तक, 20th मार्च तक पर्टिकुलरली मेरे रीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वर रनिंग इन अ सर्टेन फैशन, जिसमें एक वकील, एक एडवोकेट ही अंदर जाता था, उसके बाद उसकी सुनवाई होने के बाद जो है दूसरा एडवोकेट जाता था, सेकंड एडवोकेट जाता था, एंड सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाता था। दिस इज समथिंग दैट वाज बीइंग फॉलोड एंड इन प्रैक्टिस। द नेचर, द टाइप एंड द मैनर ऑफ प्रायोरिटी केसेस, उसको आपको डिफाइन करना होगा। नेचर को डिफाइन करना होगा, टाइप को डिफाइन करना होगा, मैनर ऑफ प्रायोरिटी केसेस, इन सबको डिफाइन कीजिए। फिर एनफोर्समेंट ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एंड लिस्ट ऑफ की पर्सनल, दिस इज नॉट पर्सनल, दिस इज पर्सनल, द लिस्ट ऑफ की पर्सनल परमिटेड टू अप्लाई टू द कोर्ट्स एंड फ्रॉम कोर्ट्स, प्रिजन्स, पुलिस स्टेशंस एंड रेजिडेंसेस। ये सब चीजें जो हैं ये आपको डिलिनिएट करनी होंगी, डिलिनिएट करनी होगी, ताकि आपको डिलिनिएट मतलब आपको बतानी होगी। दीज लैकुना मस्ट बी रेमेडीड, इसको आप रेमेडी कीजिए, बिकॉज जस्टिस मस्ट नॉट बिकम अ कैजुअलिटी टू द पेंडेमिक। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एसे। अगर आप एसे के टॉपिक की बात करें तो मैं हर हफ्ते जो है टॉपिक देता रहता हूं एसे का। तो नेक्स्ट टॉपिक फॉर योर एसे इज जस्टिस मस्ट नॉट बिकम अ कैजुअलिटी टू द पेंडेमिक। एंड आप जो ये एसेज हैं कहां भेज सकते हैं मुझे आप न्याय अकेडमी के हमारे जीमेल अकाउंट पे आप भेज सकते हैं, न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। तो आप अपने एसेज जो हैं @gmail.com, तो आप अपने एसेज जो हैं मुझे इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आप चाहे उसमें पिक्स के फॉर्म पे भेज दीजिए, चाहे आप राइटअप के फॉर्म पे भेज दीजिए, लिखा हुआ भेज दीजिए, वर्ड फाइल में भेज दीजिए, मैं आपको उसी मेल के थ्रू रिवर्ट बैक करूंगा। आई विल इवैल्यूएट दोज एसेज एंड आई विल रिवर्ट देम बैक टू यू। और हाँ, जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट, प्लीज अगर आपको इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और वो जो सब्सक्राइब बटन के साथ में ये जो छोटा सा प्यारा सा बटन आता है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, वो फिर उसके बाद वो ऐसा दिखने लग जाएगा। तो ऐसा दिखने का मतलब ये है कि आपके और हमारे बीच में जो दूरी है वो दूर हो जाएगी, और जब भी हम नया कंटेंट, न्यू वीडियो जब भी लॉन्च करेंगे, जब भी आपको वीडियो देने की इच्छा रखेंगे तो आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी। तो ऐसी आवाज अगर आपको सुनना पसंद है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी लॉट ऑफ वीडियोस, अब बहुत बड़ा लॉट आने वाला है, देखिए मान के चलिए, बिकॉज राइट टू प्रिवेसी के ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है, उस वीडियो को आपने जरूर देखना है। उसी के साथ साथ हम लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज दिस इशू ऑफ फोर्स मेजोर। कई जगहों पे स्पेलिंग ऐसे होते हैं, कई जगहों पे ऐसे होते हैं, तो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में फोर्स मेजोर जो है वो किस तरीके से कारगर रहता है, बहुत जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है। इनफैक्ट उसके अलावा सीआरपीसी एंड आईपीसी, उनकी कौन सी प्रोविजंस हैं जो कोविड-19 के दौरान एक्टिव हो गई हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग। तो इन सारी की सारी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस। प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। टेक केयर, बाय बाय।